चैप्टर 5, जो चैप्टर का नाम क्या है, मनी। मनी को हिंदी में क्या कहते हैं, मुद्रा। देखते हैं इसके अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो मनी, जैसा कि सभी को पता है कि मनी कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो इस मनी को सबसे पहले इसके अंदर क्या देखेंगे कि मनी जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे कि मनी जो है वो आया कैसे एग्जिस्टेंस में, मनी से पहले क्या इस्तेमाल हुआ करता था, फिर उसके बाद देखेंगे कितने तरह के मनी होती है, फॉर्म क्या होते हैं मनी के। तो सारी चीजें हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, सभी लोग ध्यान से इसको समझते रहना, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी की डेफिनेशन, ठीक है। देखो मनी, मनी को क्या कहते हैं हिंदी में, मुद्रा, ठीक है। मनी को क्या कहते हैं हिंदी में, मुद्रा। देखना, मनी की अगर कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछे कोई भी, तो उसके अंदर सबसे पहले मुझे बताओ मनी का काम क्या होता है, बताना जरा ध्यान से। मनी का काम क्या होता है? क्या मनी से हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं? मनी से हम कोई भी चीज क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, यानी कि विनिमय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विनिमय। खरीद सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं। विनिमय को ही हम कहते हैं एक्सचेंज। क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज। एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, क्या हम इस मनी का इस्तेमाल करके किसी भी लोन को या फिर किसी भी डेप्ट को क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी किसी भी ऋण का क्या कर सकते हैं हम लोग? भुगतान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भुगतान, ठीक है। तीसरा, अगर हमारे पास मनी है तो बताना, क्या मनी में लोगों के बीच में आपस में, यानी कि जनता के बीच में, जनता द्वारा सामान्य रूप से क्या होनी चाहिए? स्वीकृति होनी चाहिए। सामान्य रूप से क्या होनी चाहिए? स्वीकृति। इसको बोलते हैं हम कि जर्नल एक्सेप्टेंस। क्या होनी चाहिए? जर्नल एक्सेप्टेंस, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर तुमसे कोई भी मनी की डेफिनेशन पूछता है, तो इसमें 3 चीजें याद रखनी है। कितनी चीजें याद रखनी है? 3 चीजें। अगर कभी भी कोई भी मनी की डेफिनेशन पूछता है तो 3 चीजें। मनी से हम कोई भी चीज़ों क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। मनी से हम कोई भी चीज़ क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। दूसरा, मनी से हम कोई भी जो पेमेंट है, यानी लोन वगैरह का जो भी हमने लिया है, चाहे टैक्स वगैरह, हम कोई भी चीज़ क्या कर सकते हैं? पे कर सकते हैं। और मनी जो है वो सभी लोग जो है, जितनी भी जनता है वो सभी लोग क्या करती है? उसको एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है। सभी लोग उसे क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, ठीक है ना। तो मनी जो है, याद रखना, मनी कितने तरीके के, मनी की अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलना है? मनी एक ऐसी वस्तु है, मनी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, किसी भी लोन की पेमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ में इसको जनता क्या करती है? स्वीकार करती है, यानी कि जनता इसे क्या करती है? एक्सेप्ट कर सकती है। इसीलिए यहां पर एक वर्ड, इसको ना लिखकर बेस्ट वर्ड लिख सकते हो यहां पर, जिसमें परचेजिंग पावर हो। क्या हो? परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर को हम हिंदी में कहते हैं क्रय शक्ति। क्या कहते हैं? क्रय शक्ति। यानी कि मनी एक ऐसी वस्तु है, या फिर मनी एक ऐसा माध्यम है जिसमें परचेजिंग पावर हो, किसी भी चीज को खरीदने की शक्ति हो। दूसरा, उससे हम किसी भी लोन का क्या कर सके? भुगतान कर सके, किसी भी पेमेंट को क्या कर सके? पूरा कर सके। तीसरा, सभी लोग उसे क्या करें? एक्सेप्ट करें। सभी लोग उसे क्या करें? एक्सेप्ट करें। उसे क्या कहते हैं? मनी। आई होप मनी की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई होगी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मनी क्या होता है, तो याद रखना, मनी में 3 चीजें याद रखनी है। पहला, मनी क्या होता है? तो मनी जिसके अंदर परचेजिंग पावर हो। पहला, जिसके अंदर क्या हो? परचेजिंग पावर। दूसरा, जिसमें लोन को रीपेमेंट करने की, यानी लोन को पेमेंट करने की शक्ति हो, ठीक है ना। अब जैसे कि पहले क्या हुआ करता था, हम कोई भी सामान लेकर किसी को देते थे और उसके बदले में कोई दूसरा सामान ले लिया करते थे। लेकिन अभी अगर हमने कहीं पर भी जाकर कुछ भी चीज़ खरीदा, जैसे कोई भी चीज़ लोन पर हमने ले ली और हमने बोला कि ये मत लो, इसके बदले में आपको जमीन दे दूंगा, या इसके बदले में आपको गेहूं दे दूंगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम उसको पैसे दे दें तो बताओ, क्या हमारा लोन पूरा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो लोन एक ऐसी चीज़ है जिसको मतलब हम आजकल किससे पेमेंट करते हैं? पैसों से। इसलिए याद रखना है कि मनी के अंदर इन तीनों चीजों को इंक्लूड करेगा तो मनी की डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो मनी की डेफिनेशन के लिए याद रखना है, अगर तुमसे कभी भी कोई पूछे कि मनी क्या है, तो बस 3 चीजें याद रखना है। पहला, जिसके अंदर परचेजिंग पावर हो, जिसके अंदर क्या हो? परचेजिंग पावर, यानी किसी भी चीज को खरीदने की शक्ति। दूसरा, जो किसी भी तरह के डेप्ट को क्या कर दे? पेमेंट कर दे। किसी भी तरह के डेप्ट को क्या कर दे? पेमेंट कर दे, यानी कि किसी भी लोन को, किसी भी भुगतान को क्या कर दे? वो पेमेंट कर दे। और तीसरा याद रखना है कि जिसके अंदर जर्नल एक्सेप्टेंस हो। क्या हो? जर्नल एक्सेप्टेंस। जर्नल एक्सेप्टेंस का मतलब है सामान्य स्वीकार्यता, यानी कि सभी लोग उसे क्या करने चाहिए? स्वीकार करने चाहिए। जैसे कि आजकल सभी ने देखा होगा कि 1 रुपए के जो छोटे सिक्के हैं वो हर कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। हर कोई उसको क्या नहीं कर रहा? एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसको मनी की फॉर्म नहीं मानी जा रही, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सभी लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज सबको याद हो जानी चाहिए कि मनी क्या होता है। तो मनी एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर परचेजिंग पावर हो, या फिर मनी एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर परचेजिंग पावर हो, किसी भी चीज को खरीदने की शक्ति हो। दूसरा, किसी भी तरह के डेप्ट को, किसी भी तरह के भुगतान को क्या कर
सके वो पेमेंट कर सके किसी भी तरह के कर्ज को क्या कर सके वो भुगतान कर सके। और तीसरा याद रखना है कि इसे हर कोई स्वीकार करना चाहिए, ठीक है ना, इसको क्या कर सके, हर कोई स्वीकार कर सके, ठीक है। तो ये मनी की डेफिनेशन में इन तीन चीज़ों को ऐड कर दोगे तो मनी की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। चलो अब मनी की डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब ये देखते हैं कि ये जो मनी हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं क्या वो स्टार्टिंग से चल रहा है क्या स्टार्टिंग से हम मनी को यूज़ कर रहे हैं क्या। हमने देखा होगा कि बहुत पहले मनी का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था, है ना। तो हमने को ये पढ़ना जरूरी है कि ये जो मनी है वो आया कैसे, है ना। तो यानी कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बन जाता है वो बन जाता है इवैल्यूएशन ऑफ मनी, यानी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुद्रा की उत्पत्ति। तो मुद्रा की उत्पत्ति यानी कि मनी जो है वो आया कैसे, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। दूसरा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि मनी की उत्पत्ति, मुद्रा जो है वो आया कैसे। तो ज़रा बताओ क्या मनी से पहले कौड़ियों का इस्तेमाल होता था, कौड़ियों का, ठीक है ना, कौड़ियों का इस्तेमाल होता था। दूसरा उसके अलावा गाय का भी इस्तेमाल हुआ करता था, पहले गाय का भी इस्तेमाल हुआ करता था। लोग एक चीज़ को दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए यानी एक्सचेंज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, गाय का। यानी कि मनी से पहले भी लोग कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे, गाय का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद फिर वस्तु विनिमय पद्धति का इस्तेमाल करते थे, वस्तु विनिमय पद्धति का इस्तेमाल करते थे। और साथ ही साथ में सोने चांदी का इस्तेमाल करते थे, तो इस तरह की सारी चीज़ों का इस्तेमाल क्या करते थे, किससे पहले, मनी से पहले। तो मनी से पहले भी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे हम क्या कर सकते थे, कोई भी चीज़ वस्तु ले सकते थे या दे सकते थे, जिसमें जैसे कि पहले कौड़ियों का इस्तेमाल, गाय का इस्तेमाल, वस्तु विनिमय पद्धति का इस्तेमाल और साथ ही साथ में सोने चांदी का इस्तेमाल हुआ करता थे। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित था वो कौन सा था, वस्तु विनिमय पद्धति। कौन सा था, वस्तु विनिमय पद्धति। काफ़ी समय तक ये चला, ठीक है ना, काफ़ी समय तक चला। इसलिए और हम कहते हैं कि वस्तु विनिमय पद्धति के बाद ही हमारे देश में क्या आया, मनी आया, ठीक है ना। वस्तु विनिमय पद्धति के बाद ही देश के अंदर क्या आया, मनी। तो हमें ये जानना है कि जो वस्तु विनिमय पद्धति है वो जो चल रही थी उसके पीछे क्या ऐसा कारण था, उसके पीछे क्या ऐसी कमियां थी, क्या ड्रॉबैक्स थे जिस कारण से क्या आया, मनी आया, ठीक है ना, जिसके कारण से क्या आया, मनी आया। तो बात करते हैं कि वस्तु विनिमय पद्धति क्या है, वस्तु विनिमय पद्धति में क्या कमियां थी जिस कारण से किसको लाया गया, मनी को लाया गया, ठीक है ना, किसको लाया गया, मनी को। तो बात करते हैं किसको, वस्तु विनिमय पद्धति के बारे में। तो अगर ये याद रखना ये इसी का टॉपिक है, यानी कि मनी जो है कैसे आया, उसके पीछे एक मेन रीजन था क्या, उसके पीछे एक मेन रीजन क्या था, वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय पद्धति। अब वस्तु विनिमय पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है, क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। तो ये हमारे पास वस्तु विनिमय पद्धति यानी बार्टर सिस्टम। अब से भी ध्यान से सुनना, देखो बार्टर सिस्टम का एक और नाम है C2C इकोनॉमी। क्या नाम है, C2C इकोनॉमी, यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी अर्थव्यवस्था। C2C इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कमोडिटी टू कमोडिटी, यानी कि वस्तु लो और उसके बदले वस्तु दो। इस तरह से वो लोग क्या किया करते थे, किसी भी चीज़ का एक्सचेंज किया करते थे, उसके बदले में कोई सामान लिया करते थे या फिर दिया करते थे। तो वस्तु विनिमय पद्धति का दूसरा नाम याद रखना C2C इकोनॉमी। एक मार्क्स से पूछा जाता है MCQ में कि वस्तु विनिमय पद्धति का इनमें से कौन सा नाम है, तो याद रखना C2C इकोनॉमी, यानी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, ठीक है, वस्तु के बदले में वस्तु को लिया दिया जाता है। तो जरा बताओ वस्तु विनिमय पद्धति में क्या होता है। तो वस्तु विनिमय पद्धति में एक वस्तु के बदले एक वस्तु, या फिर ऐसा कह सकते हो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, ठीक है ना, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है ना। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। याद रखना वस्तु विनिमय पद्धति अगर कोई तुमसे डेफिनेशन पूछता है तो सबसे पहले बोलोगे कि वस्तु विनिमय पद्धति यानी कि बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ गुड्स के बदले गुड्स को लिया और दिया जाता है, उसके अंदर मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसमें मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और उसकी दूसरी नाम क्या है, अगर तुमसे पूछे कि वस्तु विनिमय पद्धति यानी बार्टर सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना क्या नाम है, C2C इकोनॉमी, यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी इसका दूसरा नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ मनी के अंदर हम किसको पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं वस्तु विनिमय पद्धति को। और वस्तु विनिमय पद्धति यानी बार्टर सिस्टम जिसके अंदर वस्तु के बदले वस्तु को लिया जाता है और दिया जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर इसका दूसरा नाम क्या है, C2C इकोनॉमी, यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर अब ये जो चीज़ें हो रही थी, वस्तु विनिमय पद्धति काफ़ी समय से चल रही थी, इसके अंदर बहुत सारी कमियां भी देखी गई। वो सारी कमियां क्या थी, वो ड्रॉबैक्स क्या थे जिस कारण से मनी को लाया गया, तो अब उसको पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
पेपर में 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या है, वस्तु विनिमय पद्धति यानी बार्टर सिस्टम की कमियां या फिर ड्रॉबैक। याद रखना है किसका टॉपिक है ये, अभी इसी का टॉपिक है, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी इस टॉपिक में सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्या मनी से पहले भी कुछ और चीज इस्तेमाल हुआ करते थे क्या, बिल्कुल। क्या हुआ करते थे इस्तेमाल, कौड़ियाँ इस्तेमाल हुआ करती थी, गाय इस्तेमाल हुआ करते थे, जो हमारे चांदी और सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के इस्तेमाल हुआ करते थे, और साथ साथ में बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय पद्धति का भी इस्तेमाल, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस था वो क्या था, वस्तु विनिमय पद्धति यानी कि बार्टर सिस्टम। जिसके बाद ही किसको लाया गया, मनी को। अब क्यों लाया गया मनी को, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी कमियां थी। अब वो क्या कमियां हैं तो आओ देखते हैं। तो बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय की, वस्तु विनिमय पद्धति की कमियां। क्या क्या कमियां थी जिस कारण से इसको लाया गया, तो बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ड्रॉबैक क्या था बार्टर सिस्टम का, यानी वस्तु विनिमय पद्धति की क्या कमियां थी जिस कारण से किसको लाया गया, मनी को लाया गया। तो बात करते हैं उसके बारे में। देखो सबसे पहला मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो एक ए है और एक बी है, ठीक है, एक ए है और एक बी है। मान लो ए के पास गेहूं है, ठीक है ना, इसके पास क्या है, गेहूं, और वो बेचना चाहता है चावल, सॉरी लेना क्या चाहता है, वो चावल, ठीक है। ध्यान से समझना, एक ए है जिसके पास गेहूं है और बेचना क्या, लेना क्या चाहता है, चावल, यानी कि बेचना चाहता है गेहूं और लेना क्या चाहता है, चावल। वैसे ही एक बी है जो गेहूं लेना चाहता है, गेहूं लेना चाहता है, लेकिन इसके पास है क्या जो कि बेच सकता है, इसके पास क्या है, तो उसके पास मान लो चीनी है जो उसे क्या कर सकता है, बेच सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही एक कोई सी है, मान लिया, और उस सी के पास गेहूं है जो कि क्या करना चाहता है, वो उसे लेना चाहता है, ठीक है। लेकिन उसके पास क्या है, तो उसके पास चावल है जो कि क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है, ठीक है ना। ध्यान से समझना ये टॉपिक को। मैंने बोला कि यहाँ पर 3 लोग हैं, एक ए है जिसके पास गेहूं है और जिसके पास जो चीज़ होगा वो बेचना चाहेगा, तो इसके पास गेहूं है और उसको चाहिए क्या, चावल। एक बी है जिसके पास चीनी है लेकिन वो बेचना क्या चाहता है, गेहूं, और एक सी है जिसके पास चावल है लेकिन बेचना क्या चाहता है, गेहूं। देखो क्या होता है, ये ए जो है वो बी के पास जाता है, ठीक है ना, बी के पास जाता है, तो ए बी को क्या कहता है कि भाई मेरे पास गेहूं है तो गेहूं ले ले। उसने बोला ठीक है मेरे को गेहूं चाहिए, लेकिन फिर इसने बोला कि मेरे को चावल चाहिए, तो उसने बोला नहीं मेरे पास चावल नहीं है, चीनी दे दीजिए, मेरे पास तो चीनी है, चीनी लेना तो चीनी ले लो। उसने बोला भाई मैं चीनी लेकर क्या करूंगा, मेरे पास तो चावल चाहिए। तो इसीलिए अब बताओ ये ए जो है बी को क्या गेहूं देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ए के पास उसको चाहिए क्या, चावल चाहिए, लेकिन क्या इसके पास चावल है क्या, नहीं। तो बताओ यहाँ पर उसका व्यापार, उसका ट्रेड हो पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्या हो पाएगा, ट्रेड नहीं हो पाएगा। लेकिन अब वो फिर से किसी और को ढूंढते गया और फिर बाद में यहाँ पर कोई सी मिला। अब सी के पास गया तो सी के पास उसने ढूंढा, सी को बोला कि भाई मेरे पास गेहूं है, तुझे गेहूं चाहिए, तो उसने बोला हाँ उसको भी गेहूं चाहिए। अब उसने बोला लेकिन मेरे पास चावल मुझे चाहिए, तो उसने बोला ठीक है मेरे पास चावल है, उसके बदले में चावल ले लेता हूँ। तो बताओ इन दोनों को जो चाहिए वो मिल गया, और जो उन दोनों को चाहिए था उन लोगों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो बताओ यहाँ पर ट्रेड हो पाएगा क्या, बिल्कुल हो पाएगा। जरा देखो, ए जो है बी के पास गया, दोनों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाई तो उन लोगों ने व्यापार नहीं किया। सी के पास गया तो ए और सी का व्यापार हो गया और उन लोगों ने अपना व्यापार कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ चाहिए थी वो ले ली और जो चीज़ देने थी वो दे दी, ठीक है ना। तो बताओ इसके अंदर मैंने तो सिर्फ 1-2 का एग्जांपल लिया है, बताओ ऐसे कितने लोग होंगे जिनको ढूंढना पड़ता होगा, वो लोग जिनसे वो सामान ले ले और हमारा सामान यानी अपना सामान उसे बेच दे। तो ऐसे ढूंढने में काफ़ी समस्या होती थी, और इसी समस्या को कहते हैं हम दोहरे संयोग की समस्या। क्या कहते हैं, दोहरे संयोग की समस्या। क्या कहते हैं इसे, दोहरे संयोग की समस्या, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस, ठीक है ना। याद रखना सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला यही है समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही थी बार्टर सिस्टम की। क्या समस्या थी कि जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है और जो चीज़ उसको बेचना है, यानी कि 2 लोग आपस में तभी ट्रेड करेंगे, तभी वो लोग वस्तुओं का एक्सचेंज करेंगे
तब उन लोगों की ज़रूरतें पूरी होंगी। तो ऐसे लोगों को ढूंढने में काफ़ी समय लग जाता था और ये एक प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम कहलाती है? दोहरे संयोग की समस्या, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस, ठीक है ना, प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस। समझ गए? तो पहली प्रॉब्लम आई होप क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा दूसरी क्या प्रॉब्लम रही होगी, तो जरा देखते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो थी, दूसरी प्रॉब्लम थी वो थी मेजरमेंट। दूसरी प्रॉब्लम किसकी थी? मेजरमेंट। मेजरमेंट, लेक ऑफ कॉमन यूनिट फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि लेक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका मतलब पहले हिंदी में लिख देता हूं, यानी कि एक समान इकाई के मापन की समस्या। देखना इसके अंदर क्या है। देखो पहले क्या हुआ करता था, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि सभी चीज़ों की, कोई भी चीज़ लेना हो या देना हो, सभी चीज़ की एक कॉमन। सेकंड देख रहे थे हम कि दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? लेक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि समान इकाई के मापन की समस्या। देखो पहले क्या हुआ करता था, जैसे कि आज हम देखें, हम बोलते हैं कि भाई फ़ोन कितने का है, तो बता देता है 10,000 रुपये का, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है ना, कोई ना कोई समान वैल्यू है। या फिर हम कोई भी चीज़, जैसे कि दूध लेते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई लीटर में हमें दे दो। कोई भी चीज़ अगर सब्जी वगैरह खरीदते तो बोलते हैं किलो में दे दो, है ना। तो बहुत सारी आजकल हमारे पास यूनिट है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, कोई भी सामान को आराम से खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर किसी तरह की बेईमानी भी नहीं होती। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, पहले वो कुछ सामान के बदले में कुछ सामान को लिया करते थे, दिया करते थे, जिसमें पहले ना तो किसी तरह की कोई कॉमन यूनिट थी। कॉमन यूनिट का मतलब ना तो उनके पास लीटर था, ना तो मीटर था, ना किलोग्राम था, ठीक है ना, कुछ भी नहीं था ऐसा जिससे कि वो क्या कर सके, किसी भी चीज़ को माप कर एक दूसरे लोग आपस में खरीद सके, बेच सके। मान लो किसी एक के पास एक बोरे में भर के यहाँ पर गेहूं है, ठीक है, और किसी एक के पास गेहूं है और किसी एक के पास एक छोटे से टोकरी में भर के यहाँ पर फल है, ठीक है ना, छोटे से टोकरी में भरकर क्या है, यहाँ पर फल है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको फल चाहिए और इसको गेहूं चाहिए, तो दोनों आपस में ट्रेड तो कर लेंगे, लेकिन ज़रा बताना, जिसके पास गेहूं भर के, यानी कि पूरे बोरे भरकर गेहूं है और जिसके पास कुछ फल है, दोनों के बीच में क्या ये सही हो पाया? क्या ये गेहूं वाला बंदा, क्या उसको लगेगा नहीं कि मतलब मेरे पास से ज़्यादा सामान चला गया लेकिन इसके पास से कम? तो ये भी तो सोच सकता है कि मतलब कितना गेहूं के बदले में कितना फल लेगा या देगा। उस समय तो सिर्फ ये होती थी कि भाई ज़रूरत है तो तुम उसके बदले में फल ले लो या दे दो और गेहूं मुझे दे दो, है ना, ऐसा हुआ करता था। तो उस समय बस ज़रूरतों को पूरा किया जाता था और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों के बीच में ऐसे झगड़ा भी होता था। उन लोगों के बीच में कोई सहमति भी आपसी नहीं हो पाती थी, बहुत सारे सामान जो है बिक नहीं पाते थे, क्योंकि उन लोगों में किसी तरह का कोई मापन इकाई नहीं हुआ करता था, ना तो कोई लीटर था, ना तो कोई मीटर था, ना कोई किलोग्राम, जिस कारण से एक समान एक यूनिट ना होने के कारण, कोई मापने की इकाई ना होने के कारण, कोई एक वेट नहीं होने के कारण, उस कारण से क्या होता था कि बहुत सारे सामान जो है बिक नहीं पाते थे, लोगों के सामान जो है रह जाते थे ऐसे पड़े हुए और ख़राब भी हो जाते थे, या फिर वो अपने सामानों को किसी भी भाव में या फिर किसी भी कम अपने लॉस को सहकर भी वो लोग क्या करते थे, बेच देते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा समय तक, तुम्हें सोचो, फल रखेगा तो खराब हो जाएंगे, ज़्यादा समय तक अगर दूध रखेगा तो खराब हो जाएंगे। इस कारण से लेक ऑफ जो कॉमन यूनिट मेजरमेंट था वो ना होने के कारण ये भी एक बहुत बड़ी कमी हुआ करती थी। बताओ क्लियर है ये चीज़? तो पहला याद रखना है, पहला क्या प्रॉब्लम है, तो पहला है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है ना, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड, प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड। दूसरा क्या है, तो दूसरा है लेक ऑफ कॉमन यूनिट मेजरमेंट, लेक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना, दो चीज़ें याद रखनी है। अब इसके अलावा आगे और कौन सी प्रॉब्लम है तो ज़रा देखना, और तीसरा बताना मुझे क्या ये प्रॉब्लम नहीं होगी, विभाज्यता मूल्य की विभाज्यता में समस्या, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ वैल्यू, प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक समस्या नहीं रही होगी? आजकल तो क्या होता है कि हमारे पास किलो है ना, हमारे पास मेज़र करने के लिए कोई ना कोई यूनिट है, जिस कारण से क्या करते हैं कि कितने बदले में कितना सामान लिया जा सकता है और दिया भी जा सकता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे सामान को हम ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं उसके बदले में। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, किसी तरह का ऐसा कुछ था नहीं, जैसे कि मान लो कि किसी के पास यहाँ पर चीनी है, ठीक है ना, किसी के पास छोटे से बोरे में भर कर क्या है, चीनी, और दूसरे में किसी के पास जो है वो एक घोड़ा है, ठीक है। अब अनुमान लगा सकते हैं कि एक चीनी का बोरा और एक जो घोड़ा होगा, इन दोनों में कीमत किसकी ज़्यादा होगी? घोड़े की कीमत इसकी ज़्यादा होगी।
अगर अभी के हिसाब से देखें, लेकिन चीनी की जो कीमत होगी वो क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। तो इसकी कीमत कम है और इसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन पहले क्या होता था कि व्यापार हो जाता था, भले ही लॉस में हो रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, अगर मान लो ये बोलता कि मैं ये तो चीनी देने के लिए तैयार है, लेकिन ये घोड़ा देने के लिए क्या तैयार हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इसको लॉस होगा। तो क्या इसको काट कर देगा, क्या नहीं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। इसके अंदर कोई भी डिविजिबिलिटी यानी कोई भी विभाज्यता किसी तरह की इसको तोड़ने की कोई संभावना नहीं। क्यों, क्योंकि अगर इसे तोड़ दिया गया, इसको काट दिया गया, तो इसमें क्या होगी, उसकी जो भी मूल्य है, जो भी उसकी वैल्यू है, पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वैल्यू उसकी जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये तो मर गया। इसीलिए याद रखना कि तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो क्या थी, वो मूल्य की विभाज्यता में समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो ये तीसरी प्रॉब्लम थी उसकी। ठीक है ना, तो बाकी अभी देखते हैं थोड़ी देर में। तो मनी चैप्टर में हम ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि वस्तु विनिमय की क्या कमियां हैं। तो इस कमियों में हमने काफ़ी कमियां पढ़ ली थी। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस, और हिंदी में इसको कहते हैं दोहरे संयोग की समस्या। दोहरे संयोग की समस्या, इसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। इसके अलावा दूसरा हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो मेजरमेंट है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसको भी हमने अच्छी तरीके से देख लिया था। यानी कि इकाई के मापन में समस्या, इन दोनों को हमने अच्छी तरीके से देख लिया था। और एक लास्ट इसके अलावा हमने एक और भी देख लिया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता में समस्या। तो ये तीन चीज़ हमने देख ली थी कि किस तरीके से ये तीन बड़ी बड़ी कमियां थी जो कि किसके ऊपर थी, बार्टर सिस्टम की। तो बार्टर सिस्टम में पहली कमी जो थी वो थी प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस यानी दोहरे संयोग की समस्या। दूसरी प्रॉब्लम जिसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था, प्रॉब्लम ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी इकाई के मापन की समस्या। और तीसरी हमने देख ली थी कि प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन, यानी कि जो विभाज्यता में क्या क्या समस्या होती है, ये तीनों हमने देख ली थी। इसके अलावा कुछ और भी हमारी कमियाँ हैं जिसको हम देखते हैं और समझते हैं, देन उसके बाद हम आगे चलेंगे आगे के टॉपिक्स पे। ठीक है, तो इसके बाद अब चौथी हम कमियां देखते हैं कि चौथी इसकी क्या कमियां हैं। तो अगर मैं बात करूं चौथी कमियां की, तो चौथी इसकी है भविष्य में भुगतान की समस्या, यानी कि प्रॉब्लम इन डेफर्ड पेमेंट कह लो या फिर फ्यूचर पेमेंट कह लो, दोनों बात बराबर है। यानी कि जैसे कि अगर हम देखें, आज हमारे पास मनी है और हम कोई भी चीज़ अगर हम चाहें तो लोन पर, या फिर कोई भी चीज़ हम चाहें तो उधार पर ले सकते हैं, क्रेडिट पर ले सकते हैं, और उसको फ्यूचर में जब मर्जी हम पे करना चाहे पे कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हुआ करती थी जो कि लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। इसलिए वो लोग क्या करते थे कि एट द पॉइंट, यानी कि अगर तुम्हें सामान चाहिए तो उसके बदले में जो मुझे सामान चाहिए वो ला कर दो, तभी हम जाकर क्या करेंगे, उसको एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। फ्यूचर का कोई भी झमेला नहीं हुआ करता था। इसलिए इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या आती थी कि प्रॉब्लम इन डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट हमारा जो रह गया है वो है प्रॉब्लम इन स्टोरेज, यानी कि संग्रहण में समस्या। तो संग्रहण में समस्या का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि पहले, क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, जैसे कि मान लो फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी, लंबे समय तक चल नहीं पाती थी। तो इनको स्टोर करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। और आज अगर हम देखें तो आज बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज है, बहुत बड़े बड़े हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि हम मनी के जरिए हम उसको क्या कर सकें, लंबे समय तक खरीद कर और लंबे समय तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि बहुत सारे ऐसे गुड्स हुआ करते थे जिनको संभाल कर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था लंबे समय तक। इसलिए वो इंस्टेंट, ताकि वो चीज़ खराब ना हो, इसलिए वो इंस्टेंट उसी चीज़ को क्या कर देते थे, बेच देते थे, चाहे उनको नुकसान हो या फिर उनको फायदा हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक ए है और एक बी है। अब ए के पास जो है वो वीट है, ए के पास वीट है, और एक बी है जिसके पास फ्रूट है। अब जाहिर सी बात है कि ए जो है उसको फ्रूट चाहिए और जो बी है उसको वीट चाहिए। तो अब इसके अंदर अगर ये जो बी है
इसको मजबूरी है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो गुड्स है वो ऐसी गुड्स है जो कि ज़्यादा समय तक चलेंगी नहीं, कुछ समय तक खराब हो जाएगी कुछ समय बाद, क्योंकि पहले ऐसी फैसिलिटी हुआ नहीं करती थी। लेकिन इसके पास जो वीट है वो लंबे समय तक चल जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या कह सकता है, ए इसको कम वीट देकर भी वो उससे फ्रूट्स ले सकता है, ठीक है ना। तो इसमें फायदा तो ए को हो जाएगा लेकिन बी को बहुत नुकसान होगा, जिस कारण से एक प्रॉब्लम इन स्टोरेज हुआ करता था। लेकिन मनी के आने से अब ये सारी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है उसके बाद मनी आगे किस तरीके से बढ़ती है, हमारे काम में आती है।